हेलो नमस्कार। मैं हूं निर्मल, आपका विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूं। चलिए, हमारी ये सीरीज चल रही है कौन सी? क्लास 9th, क्लास 10th और लूसेंट की। ठीक है। जो अभी की क्लास रहेगी वो रहेगी क्लास 9 की, जिसमें हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है। एक इतिहास की ऐसी कहानी जिससे बाकी आसपास की कंट्रियों ने भी इंस्पायर लिए, मतलब इंस्पिरेशन लिए कि किस प्रकार से हम एक मोनार्की को खत्म करके और रिपब्लिक एस्टैब्लिश कर सकते हैं। बहुत मजेदार कहानी है। पूरी कहानी हम इसको पिक्चर के थ्रू समझेंगे। देखिए, कहानी का थोड़ा सा टीजर समझिए। टीजर कैसा? ट्रेलर समझिए। क्या होता है, 1774 से कहानी स्टार्ट होती है और यहाँ पर जो रूल कर रहा है इस समय राजा, वो है लुईस सिक्सटीन। कौन रूल कर रहा है इसमें? लुईस सिक्सटीन रूल कर रहा है। ठीक है। और फ्रांस के अंदर दो तरह के सिस्टम काम कर रहे हैं, एक है फ्यूडल और एक है मोनार्कियल। मतलब एक सामंत सिस्टम काम कर रहा है और एक मोनार्कियल। अच्छा ठीक है, फ्यूडल और मोनार्कियल क्या होता है समझो। फ्यूडल का मतलब ये होता है कि मान लो एक एरिया है, मैंने किसी एक पर्सन को बैठा के रखा है जो मेरे लिए काम करेगा, सारे प्रिविलेज और सारे राइट्स मैं उसको दे दूंगा, तो वो क्या होगा? फ्यूडल सिस्टम। मोनार्कियल क्या होता है? मोनार्कियल वही मतलब ये समझो कि जहां पर एक राजा अपनी मनमानी कर सकता है, जहां पर लोग किसी भी प्रकार से कोई रिटर्न नहीं है, ना ही वहां पर कोई पार्लियामेंट है, ना ही कुछ और है। जैसा राजा बोलेगा वैसा प्रजा को करना पड़ेगा। एक कैसा सिस्टम हो गया? मोनार्कियल सिस्टम। अभी फ्रांस के अंदर क्या था? मोनार्कियल। फ्रांस के अंदर क्या था? पूरी तरह से मोनार्कियल सिस्टम था। ठीक है। अब किस प्रकार से मोनार्कियल सिस्टम खत्म होता है, किस प्रकार से फ्रांस के अंदर रिपब्लिक एस्टैब्लिश होता है या डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश होती है, ये सारी कहानी हम 3-4 वीडियो में समझ लेंगे। ठीक है। चलिए समझते स्टार्ट करते हैं। कौन है लुईस? पूरी कहानी, पूरा बैकग्राउंड अब हम समझते हैं। चलिए समझो। समझो, ये जो आपको फोटो दिख रहा है ये है लुईस 16। ये कौन है? लुईस 16। लुईस 16 उस समय का राजा था, 1774 के समय। ठीक है। 1774 के समय फ्रांस का राजा कौन है? लुईस 16। लुईस 16 कहाँ से बिलोंग करता था? सर ये बिलोंग करता था बर्बन फैमिली से। कहाँ से? बर्बन फैमिली के से। इसकी शादी किससे हुई थी? इसकी शादी ऑस्ट्रिया की एक रानी थी, राजकुमारी थी, जिसका नाम था एंटियोनिटी। उससे किसकी शादी हुई थी? लुईस 16 की शादी हुई थी। ठीक है। फिर क्या होता है, ये जो लुईस 16 है बड़ी आलीशान महल में रहता था। बड़े आलीशान महल में। ये देखो, ये आलीशान महल दिख रहा होगा। इसके खर्चे ये देखो आप तुम। और इसको बहुत ही ज्यादा लग्जरी लाइफ पसंद थी। आलीशान महल में रहता था और एक लग्जरी लाइफ पसंद थी। इसी लग्जरी लाइफ के चक्कर में इसने काफी उधार भी लेकर रखा। किसने? लुईस 16 ने। अब उधार तो लेके रखा है, साथ साथ क्या हो रहा था उसी समय यूएसए में, सॉरी अमेरिका के अंदर इंडिपेंडेंस वॉर चल रहा था। ठीक है। तो उसकी हेल्प किसने करी? लुईस 16 ने। मतलब ऊपर से कंगाली, और कंगाली में आटा गीला। कंगाल तो नहीं था, अपनी लग्जरी लाइफ के लिए जाना चाहता था और ये चाहता था कि मैं अपनी लग्जरी लाइफ नहीं छोड़ूं। उसके लिए जितना मुझे उधार लेना पड़े मैं उधार लूंगा। उसने लिया भी भाई साहब। इसने कम से कम 2 बिलियन लिब्रे, कितना? 2 बिलियन लिब्रे का क्या लिया है? उधार। देखो, लग्जरी लाइफ जीने के लिए और दूसरे की हेल्प करने के लिए क्या ले रहा है? उधार। समझ सकते हो इसका, है ना? इतना उधार ले लिया तो उसे चुकाना पड़ेगा। तो इसने चुकाने के लिए, ऐसा नहीं कि भैया कि अपना कुछ बेचा, नहीं। इसने चुकाने के लिए क्या करा? अब देखो, छोड़ो 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 इसको कहानी। इसके ऊपर होगा 2 बिलियन लिब्रे का उधार, और इस पे बाकी देश कितना लगा रहे? 10% इंटरेस्ट सभी ने लगाना स्टार्ट कर दिया। अब इतना इंटरेस्ट, इतना उधार, तो क्या करे बेचारा। और उल्टा खर्चे अलग। खर्चे किसके? खर्चे वही उसके आर्मी के खर्चे हैं, है ना? उसकी सरकार के खर्चे, उसकी गवर्नमेंट बिल्डिंग के खर्चे। इतना खर्चा कर होगा तो अब सामने वाले के ऊपर क्या बढ़ेगा? इकोनॉमिक बर्डन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? एक इकोनॉमिक
बर्डन। लेकिन बड़ा चालू किस्म का इंसान था ये, क्योंकि फ्रांस के अंदर कुछ सिस्टम ही ऐसा काम कर रहा था कि जहां पर ये खर्चा करेगा, ये मजे करेगा, बट इसको कोई टैक्स देने नहीं है। बड़े मजे कर रहा है देखो अभी। तो फिर इसको टैक्स देना नहीं है, तो फिर टैक्स देगा कौन? इसको टैक्स देना नहीं है, ये तो सिर्फ मजे कर रहा है, उधार पे उधार लिए जा रहा है। 2 बिलियन लिवरे का उधार ले चुका है, ऊपर से अमेरिका की हेल्प कर दी। अमेरिका में इंडिपेंडेंस वॉर चल रहा था, और ऊपर एक इसके ऊपर और क्या बढ़ गया, एक बर्डन बढ़ गया, और बाकी देश इसकी जान खा रहे हैं कि भाई हमें पैसा दो, हमारा पैसा दो। तो फिर क्या करेंगे? तो इसने एक प्लान बना, बताऊंगा क्या हुआ था। अब पहले तुम समझो फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी उस समय। फ्रांस की जो सोसाइटी थी उस समय किस प्रकार से बटी हुई थी, देखो। यदि पूरे फ्रांस को देखोगे आप, एक मिनट, यदि पूरे फ्रांस को देखोगे तो 3 स्टेट में बटा हुआ था। पूरा फ्रांस कैसे बटा हुआ था? 3 स्टेट में, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट में देखो कौन थे? क्लर्जी। सेकेंड में कौन थे? नोबल। और थर्ड में कौन थे? सभी आते हैं, मतलब बड़े बिजनेसमैन, लॉयर्स, पीसेंट, आर्टिसन, स्मॉल पीसेंट वगैरह सब आते हैं इसमें। अब समझो क्या था, जो क्लर्जी थे, जो क्लर्जी और जो नोबल थे, इनको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता था। मतलब इन लोगों को किससे बाहर रखा गया था? टैक्स से बाहर रखा गया था। दूसरा, इनको जन्म से ही क्या मिलते थे? सारे प्रिविलेज और सारे अधिकार मिलते थे। किसको? फर्स्ट और सेकंड वालों को। अब बेचारे थर्ड वाले, अब जो यहाँ पर थर्ड वाले बैठे हैं, उनको किसी प्रकार का कुछ भी प्रिविलेज या कुछ भी अधिकार नहीं मिलता था। ठीक है, ये लोग कौन थे बेचारे? ये टैक्स पेयर थे। ये लोग कौन थे? टैक्स पेयर। ये का काम क्या था? टैक्स को देना बस, और बाकी मेहनत करना और टैक्स ही देना। अब और सुनो और कहानी। जो ये क्लर्जी है, वो क्लर्जी दैट किसको रिप्रेजेंट करता था? चर्च को। किसको? चर्च को। मतलब ये लोग डायरेक्टली क्या करते थे? रूल। ये लोग डायरेक्टली क्या करते थे? रूल। और इनको रिप्रेजेंट कौन करता था? इनको इनको रिप्रेजेंट करते थे नोबल्स। नोबल मतलब अमीर लोग। जितने भी अमीर थे उस समय क्या कहे जाते थे? नोबल। समझो, मैंने मैंने क्या मतलब, फ्रेंच की सोसाइटी कैसे बैठी हुई? 3 स्टेट में, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट जो है क्लर्जी आते हैं, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? चर्च को। सेकंड में कौन आते हैं? नोबल। और थर्ड में कौन आते हैं? बड़े बिजनेसमैन, पीसेंट, आर्टिसेंट सब आते हैं। अब जो फर्स्ट और सेकंड वाले हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा है, और थर्ड में क्या हो रहा है? थर्ड वालों को टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, अब बताओ मुझे, यहाँ पर मजे कौन कर रहा है? फर्स्ट और सेकंड वाले। बेचारे परेशान कौन होंगे? थर्ड वाले। अच्छा, ये कहानी समझ में आ गई? अब और समझो, चलो और समझो इसको। जो पीसेंट है, लगभग पूरी पॉपुलेशन का कितना था? ये 90%। और जो आपके जो नोबल मिलेंगे, जो चर्च मिलेंगे, वो कितने थे? लगभग 60%। मतलब समझो, समझो, जो 60% जमीन है, मतलब देखो, पूरी फ्रांस का 90% पॉपुलेशन में कौन है? पीसेंट। लेकिन पूरी फ्रांस का 60% हिस्सा किसके पास है? नोबल और चर्च और बाकी अमीरों के पास। ऐसा एक कहानी समझ में आएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि फ्रांस के अंदर 90% लोग कौन है? पीसेंट है। कौन है? पीसेंट। वही फ्रांस के अंदर 60% लोग कौन है? नोबल। 60% का पूरा 60% जो वेल्थ है किसके पास है? नोबल और चर्च के पास। 90% कौन है? पीसेंट है। लेकिन 60% वेल्थ, 60% वेल्थ या जमीन किसके हाथों में है? नोबल और चर्च के हाथों में, और बाकी अमीरों के हाथों में। ठीक है, कौन से अमीर थे? ये थर्ड स्टेट के कुछ अमीर थे जिनके हाथों में ये जमीनें थी। समझ में आ गया? मतलब अभी ना स्मॉल पीसेंट, ना लेबर, ना सर्वेंट, इनके पास, बेचारों के पास कुछ नहीं। मजे कौन कर रहे हैं? ये तीनों, दोनों। और कुछ अमीर लोग किसके? थर्ड स्टेट वाले। ठीक है, अब होगा क्या? अब यहाँ पर फ्रांस के अंदर 2 तरह के टैक्स लगते थे, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट टैक्स था वो कौन सा था? तिथे। कौन सा टैक्स था? तिथे।
और जो इनडायरेक्ट सॉरी सॉरी जो डायरेक्ट टैक्स था वो था टेली, क्या था, टेली। जो टेली टैक्स था वो क्या किस पे लगता था, वो लगता था हमारे वो थर्ड स्टेट वाले, फर्स्ट और सेकंड वालों को कोई टैक्स देना ही नहीं है। और एक कोई इनडायरेक्ट टैक्स लगता था, कौन सा, ये आपका मतलब इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा लगता, तीथे, तीथे का लगता था सभी के ऊपर, समझो। जो डायरेक्ट टैक्स थे वो तीथे शायद से, वो इनडायरेक्ट टैक्स देखना टेली मैच कर लेना, ठीक है, समझो। अब जो इनडायरेक्ट टैक्स था वो किसके ऊपर लगता था, सभी के ऊपर, जैसे नमक हुआ, तंबाकू हुआ, ये सब, अब ये तो डेली पर्पस की यूज है। फिर भी फ्रांस की सरकार इंक के ऊपर क्या लगाती थी, टैक्स लगाती थी। फ्रांस की सरकार मतलब लुई 16, वही सरकार है, वही क्लर्जी, वही नोबल, वो सब कुछ है, ठीक है, समझो। अब क्या होता भैया, ये किस प्रकार से सरवाइव करेंगे, किस प्रकार से इनकी कहानी पड़ी। अच्छा अच्छा, इतनी कहानी समझ में आई, मैंने क्या क्या बताया, मैंने क्या बताया, देखो अभी पूरा रिवाइज को, पहले मैंने ये बताया कि लुई 16 है भैया, लुई 16 अपनी लग्जरी लाइफ की वजह से, अपनी लग्जरी लाइफ की वजह से इसने क्या लेकर रखा, उधार, क्या लेकर रखा, उधार। उधार कितना होगा इसके ऊपर, 2 बिलियन लिब्रे का, इतना उधार है, फिर भी उसने किसकी हेल्प करी, अमेरिका की हेल्प कर दी भैया, हाउ, दोस्ती सबसे बड़ी, ठीक है। अब जब अमेरिका की हेल्प करी तो उधार और बढ़ गया, बाकी कंट्री जिससे उन्होंने उधार लिया है वो भैया 10% ब्याज इसके ऊपर लाने लग गए, तो इसके ऊपर क्या बढ़ता जा रहा है, इकोनॉमिक बर्डन बढ़ता जा रहा है। अब इकोनॉमिक बढ़ते, सॉरी इकोनॉमिक बर्डन, बढ़ता नहीं, बर्डन, 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 बोझ है ना, आर्थिक बोझ इसके ऊपर बढ़ता जा रहा है, तो करे क्या बेचारे ये? तो इसने, अब ये करेगा क्या, सुनो अभी बताऊंगा क्या करेगा अभी। अब होगा क्या, अब जो फ्रांस की सोसाइटी 3 हिस्सों में बटी हुई है, कौन कौन से हिस्से में, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट में कौन आते हैं, क्लर्जी, सेकेंड में कौन आते हैं, नोबल, और थर्ड में कौन आते हैं, सर थर्ड में आते हैं वही बड़े बिजनेसमैन, छोटे बिजनेसमैन, पीसेंट, लेबर, ये सब किस में आते हैं, थर्ड के अंदर आते हैं। बोलो इतनी कहानी समझ में आई, अब आगे समझते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा था, लगातार फ्रांस की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। 23 मिलियन थी कब, 1715 में, वही 28 मिलियन हो गए कब, 1789 में। मतलब लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाने की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन खाने का उत्पादन क्या हो रहा है, पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं हो रहा है, समझो। पॉपुलेशन बढ़ रही तो खाने वाले लोग ज्यादा बढ़ेंगे, अब खाने वाले लोग इतने बढ़ते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्या होगा, कहीं ना कहीं मार्केट में शॉर्टेज आएगी। अच्छा मार्केट में शॉर्टेज क्यों आ रही, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, प्रोडक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है, लुई 16 अपनी लग्जरी लाइफ में, पीने में, खाने में व्यस्त है। फिर होगा क्या, जो खाना है वो क्या होगा, महंगा, क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। जो ब्रेड के प्राइस है वो क्या हो जाएंगे, और ज्यादा बढ़ते जाएंगे। अब ब्रेड के प्राइस बढ़ेंगे तो क्या होंगे बेचारे, जो छोटे छोटे मजदूर है, अब उनकी सैलरी तो बढ़ नहीं रही है बेचारी, वो कहीं काम कर रहे हैं तो वहां पर उनकी सैलरी बढ़ नहीं रही है, ऊपर से महंगाई बढ़ती जा रही है। तो क्या आएगा इसके वजह से, इसके वजह से आएगा क्राइसिस। क्राइसिस क्यों आएगा, सुनो ये समझो पहले, क्राइसिस से पहले समझो कि अब क्या हो रहा है, बेचारे जो मजदूर है, जो लेबर है, उनकी सैलरी बढ़ नहीं रही है, तो वो बेचारा और ज्यादा गरीब हो रहे हैं, और जो अमीर है और ज्यादा अमीर हो रहे हैं। देखो एक कहने के इनइक्वलिटी बढ़ती जा रही है, क्या बढ़ती जा रही है, फ्रांस के अंदर है कि इनइक्वलिटी बढ़ती जा रही है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और ज्यादा गरीब हो रहा है। तो क्या होगा इससे, इस इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और कंडीशन कैसे आ गई, एक सबसिस्टेंस क्राइसिस, मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसी कंडीशन आ चुकी है कि खाने को खाना तक नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर फ्रांस के अंदर लोगों की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं वो लोग क्या कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। और जो फर्स्ट और सेकंड वाले थे, क्लर्जी और नोबल थे, उनको कोई इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा है, और वो अपनी लाइफ में मजे कर रहे हैं, क्योंकि उनको टैक्स चुकाना नहीं है, और बेचारे को टैक्स भी देना है, महंगाई से परेशान भी है बेचारे, है ना, ऊपर से खाने को कुछ मिल भी नहीं रहा है, तो कहने के परेशान तो होंगे। अब फिर क्या होगा, इनके अंदर एक भावना जगेगी, कैसी भावना, कि हमें क्या करना है, रिवोल्ट करना है,
अच्छा, रिवोल्ट क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि क्या बढ़ते जा रहा है? टैक्स। क्या बढ़ते जा रहा है? टैक्स बढ़ता जा रहा है। तो इन लोगों ने बढ़िया प्लान बनाया कि एक काम करते हैं, अपन रिवोल्ट करते हैं, अपन क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं, किसके खिलाफ? लुईस 16 के खिलाफ। लेकिन इनके पास कमी थी, किसकी? प्लानिंग की। इनके पास किसकी कमी थी? प्लानिंग की कमी थी। तो किस प्रकार से रिवोल्ट करेंगे बेचारे? नहीं कर पा रहे थे। तो इन्होंने उम्मीद लगे किससे? मिडिल क्लास वालों से। मिडिल क्लास वालों से उम्मीद लगा रहे क्योंकि मिडिल क्लास के पास था पैसा। वो पैसा कैसे बना रहे थे? ओवरसीज ट्रेड करके। क्या करके? ओवरसीज ट्रेड करके वो लोग क्या बना रहे थे? पैसा बना रहे थे। ठीक है। क्या करते थे वो मिडिल क्लास वाले सिल्क का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सिल्क का, कॉटन का, बाकी चीजों का एक्सपोर्ट करके एक मिडिल क्लास ऐसी थी जो पैसा कमा रही थी। अच्छा खासा उनके पास क्या आ गया था? पैसा। जब पैसा आ गया तो और दूसरे में, और दूसरा क्या है, थर्ड स्टेज में मैंने बताया था, लोअर वकील भी थे, है ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या बना रहे? पैसा बना रहे। ठीक है। अब बेचारों को कोई प्रिविलेज तो मिले नहीं थे, फिर भी क्या कमा रहे थे? अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। प्रिविलेज किसको मिले थे? फर्स्ट और सेकंड वालों को। थर्ड वालों को, सभी को पूरी तरह से प्रिविलेज नहीं मिले थे। तो फिर क्या होगा? फिर लोगों के मन में नए नए आइडियाज आएंगे। क्या आएंगे? आइडियाज। आइडियाज किसके? फ्रीडम के। किसके? इक्वलिटी बिफोर दी लॉ। इनके मन में क्या आने लग गए? आइडियाज आने लग गए। किसका आइडिया? फ्रीडम का आइडिया और इक्वलिटी बिफोर दी लॉ। और ये आइडिया कौन रखेंगे आगे? जॉन लोकी, जेम्स जैक और रूसो। ये तीनों मिलके क्या रखेंगे? सारे आइडियाज रखेंगे और ये लोग अपनी अपनी फिलोसॉफी देंगे। और ये कहीं ना कहीं फिलोसॉफी लोगों के मन में बैठ जाएगी। क्या फिलोसॉफी थी? समझो इनको। पहले समझो जॉन लोकी। जॉन लोकी ने बोला टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या बोलते हैं? इसमें जॉन लोकी भाई साहब ये बोलते हैं कि भैया मोनार्की को किसी भी प्रकार का डिवाइन राइट्स नहीं मिलने चाहिए। क्या होता है डिवाइन राइट्स? क्या होता है? मोनार्की सिस्टम के अंदर राजा अपना आप को समझता है भगवान, कि मैं क्या हूं? भगवान हूं, मुझे भगवान ने भेजा है, और मैं भगवान जैसा हूं, तो सभी लोगों को मेरी बात मानना पड़ेगी। जॉन लोके ने बोला ये सब बकवास बात है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। किसी भी प्रकार की मोनार्की नहीं होना चाहिए और ना ही उनको डिवाइन राइट्स मिलना चाहिए। चलो, फिर रूसो साहब आए। रूसो ने बोला कि भैया, रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके किताब लिखी है। एक बुक है उनकी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की इनकी किताब है। उसमें उन्होंने ये कहा कि देखो, जनता और सरकार, जनता और सरकार, जनता और सरकार यानी गवर्नमेंट के बीच एक रिलेशनशिप होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए? सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। मतलब कैसा समझो? सरकार किसके लिए काम करेगी? जनता के लिए। किसके लिए काम करेगी? जनता के लिए। यदि सरकार जनता के लिए किसी भी प्रकार का काम नहीं करती है तो कहीं ना कहीं किसको नुकसान होगा? सरकार को ही होना चाहिए, जनता को नहीं। जनता चाहे तो सरकार को चेंज कर दे। तो उनके बीच क्या होना चाहिए? सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और आगे समझो। फिर मोंटेस्क्यू साहब आए। मोंटेस्क्यू ने किताब लिखी द स्पिरिट ऑफ द लॉ। उन्होंने सेपरेशन की बात कही कि भैया लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों को अलग कर देना चाहिए। लेजिस्लेचर को काम दे दो भैया तुम कानून को बनाओ, एग्जीक्यूटिव से बोलो तुम कानून को लागू करो, और जुडिशरी से बोल दो चेक करो कि जो भी समाज में चल रहा है सही है कि गलत है। यदि कुछ गलत होता है तो आप उसको क्या दे सकते हो? पनिशमेंट दे सकते हो। ठीक है। फिर क्या होता है? ये सारे आइडियाज कहाँ डिस्कशन होने लग जाते हैं? सैलून में, वो कॉफी हाउस में। और अब बात होने लग जाती है कि जो लुईस स्टेन, जो क्लर्जी और जो नोबल हमारे साथ करते हैं वो क्या गलत है? क्या है? गलत है, और हमें इसके खिलाफ एक आवाज उठानी चाहिए। ये सारी बातें न्यूज़पेपर और मैगजीन में डिस्कस होने लग गए। पता है ये सैलून में भैया 4 लोग मिल जाते हैं, सारा डिस्कशन हो ही जाता है, चाय पर चर्चा हो ही जाती है। तो ये सारी चर्चा स्टार्ट हो चुकी है। समझो अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं आपको पूरा फाइनल रिविजन करवा देता हूँ। समझो, देखो अपन ने क्या क्या पढ़ा अभी, है ना। बस ये मतलब अभी की कहानी खत्म हो गई, बाकी कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। मैंने क्या पढ़ा है? वही लुईस उनका राजा है, बढ़िया लग्जरी लाइफ जी रहा है। ठीक है। लग्जरी लाइफ की वजह से उसने क्या लेके रखे? उधार
लेके रखें, उसके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, खर्चे इतने बढ़े कि उसने क्या बढ़ाने लग गया, वो टैक्स बढ़ाने लग गया। अब टैक्स क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि उसको 10% इंटरेस्ट पे सभी के उधार चुकाना है। और उधार कितना हो चुका था, लगभग 2 बिलियन लिब्रे का इसके ऊपर उधार हो चुका है। तो करेगा ये बेचारा गरीब इंसान, गरीबी तो है, फिर क्या करेगा। तो ये इसकी जो सोसाइटी बैठी हुई है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेट में, फर्स्ट में कौन है, क्लर्जी, सेकंड में कौन है, नोबल, थर्ड पे कौन है, आपके बिजनेसमैन, लॉयर, स्मॉल पेशेंट सब आते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड को किसी भी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, थर्ड वालों को टैक्स पे करना पड़ेगा। अब थर्ड वाले बढ़िया प्लान बनाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, रिवोल्ट, बट इनके पास किसकी कमी है, प्लानिंग की ही कमी है। तो फिर बेचारे करेगा, ये मिडिल क्लास से उम्मीद लगाएंगे कि मिडिल क्लास के पास क्या है, समय, पैसा है, पैसा है। तो फिर क्या होता है, कुछ मिडिल क्लास के फिलोसोफर आते हैं। कौन कौन से आते हैं फिलोसोफर, कुछ फिलोसोफर आते हैं जैसे भाई जॉन लोकी। कौन आते हैं, जॉन लोकी आता है। ये बताता है, टू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट नाम की किताब लिखता है, जिसमें मोनार्की को पूरी तरह से ये नेग्लेक्ट करता है, ठीक है, रिफ्यूज करता है। फिर रूसो आता है, रूसो बोलता है कि भैया जनता और सरकार के बीच एक रिलेशनशिप होना चाहिए। जिस कौन सी किताब लिखते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं। फिर आता है मॉन्टेस्क्यू, ये कौन सी किताब लिखते हैं, द स्पिरिट ऑफ लॉ, जिसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों का सेपरेशन की ये बात करते हैं। तो ये था फ्रेंच रेवोल्यूशन का फर्स्ट सेकंड पार्ट, मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। हाँ देखो, पूरा मैंने एनिमेशन के थ्रू समझाया है, पूरी कोशिश करें कि किसी भी कारण से मैं आपको एनिमेशन के थ्रू समझा दूँ, और जितने भी चैप्टर आएंगे सारे एनिमेशन के थ्रू आएंगे आपको, ठीक है। अभी देखो थोड़ा सा समय लगेगा, कोई हिस्ट्री एक बहुत बड़ा टॉपिक है, 20-25 मिनट की क्लासेस रहती है, तो हम 3-4 क्लास में पूरी फ्रेंच रेवोल्यूशन कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि पिक्चर के थ्रू समझा रहा हूँ, और ये बात आपके मन में जल्दी बैठेगी, मतलब ये कहानी आपके दिमाग में बहुत जल्दी बैठेगी। देखो ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है लाइक करो, शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ठीक है, और ज़्यादा आपके लिए मेहनत की जाएगी। चलिए फिर मुलाकात करेंगे आपसे अगली क्लास में। मैं आपको बता देता हूँ वापस से, 9th 10th और लूसेंट, ये तीनों क्लासेस चल रही है अभी। जल्दी आपके हो सकता है हम मैथ की क्लास भी स्टार्ट कर दें, तो बने रहिए किसमें, विवरण पाठशाला में। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।